Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I'm Anshuman and today we are going to start our CSAT practice series initiative for 2023 CSE 2023 एंड 24। तो जो भी 23 और 24 को अटेम्प्ट करें या कोशिश करें उनको CSAT का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और आप हमारे साथ जो है इस फ्री इनिशिएटिव के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पेड इनिशिएटिव्स भी है, उसमें भी आप इनरोल करा सकते हैं फॉर CSE 23 एंड 24। तो देखिए अभी हमने जो CSAT प्रैक्टिस सीरीज़ था जो 2022 के अटेम्प्ट के लिए, उसमें हमने जो है करीबन 17 to 18 लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि जिस पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछने का, और उस पर काफ़ी क्वेश्चन आया भी इस बार। तो हम लोग आज सारे वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बिल्कुल हमारे लेक्चर से ही आए थे, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो वो सब सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग एक बार कवर करेंगे और फिर इस इनिशिएटिव में जैसे ये प्रोग्रेस करेगा तो इसमें बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट्स देखेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे। देखिए जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है वो तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी कम समय बचा है मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो वो तो अभी अपना टाइम उधर ही डेडिकेट करे होंगे। लेकिन जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला ड्यू टू CSAT, उनको थोड़ा सा जो है चिंतन करने का ज़रूरत है। आप जो है अपने स्ट्रैटेजी को फिर से रीमॉडलिंग करिए। हो सकता है कहीं पर कुछ कमी रह गई हो, कुछ प्रैक्टिस में कमी रह गई हो, या हो सकता है कुछ बेसिक्स में कमी रह गई हो, तो आपको थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आपका CSAT अच्छा नहीं है और आपको लग रहा है कि आपका स्कोर जो है वो 50, 60 या 60 के 70 के बीच में स्टक हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम आपको जो है इस CSAT के प्रिपरेशन को देना होगा। अगर आप टाइम देते हैं, अगर आप टाइम डेडिकेट करते हैं अभी से लेके, तो डेफिनेटली आपके लिए लास्ट में काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ये सोच के अगर छोड़ देते हैं इसको कि लास्ट के 2 महीने में देखेंगे, तो फिर सेम वही स्टोरी रिपीट करेगा कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, आप एनफ प्रैक्टिस नहीं किए होंगे और फिर लास्ट मोमेंट में पैनिक करके जो है हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए और 2-3 नंबर से आपका CSAT जो है वो छूट जाए। तो ये काफ़ी जो है ट्रिकी हो चुका है CSAT। इसी कारण अब ये जो एग्ज़ाम आप बोल सकते हैं एक तरह से रिस्पेक्ट आपका डिमांड कर रहा है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकते हैं कि CSAT तो क्वालिफाइंग है तो ऐसे ही जाके दे देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर मांगेगा, लेकिन अगर आप इसको उतना सा टाइम दे देते हैं, अगर जितना टाइम ये मांग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। ये आपका हर्डल नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए हमने आज जो है वैसे क्वेश्चंस लिया है जो कि हमने CSAT प्रैक्टिस सीरीज जो हमारा 2022 के अटेम्प्ट के पहले जो हमने किया था उसमें जितने हमने कंसेप्ट्स देखे थे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है 2022 का जो CSAT का पेपर है, पेपर 2, उसका पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो आपने ऑलरेडी देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंसेप्ट्स हम लोग इसमें क्या लगाते, कौन सा कंसेप्ट्स लगाते, या फिर आपका कहाँ पर जो है वो छूट रहा था, आप इस तरह के क्वेश्चन को क्यों गलत करके आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच डेट ऑफ जून 2099, ठीक है 2099 बोल सकते हैं आप, अमंग द फॉलोइंग इज संडे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जून अगर आप 2099 ईयर में पहुंच जाए और उसके जून के मंथ में पहुंच जाए तो किस तारीख को जो है वो संडे होगा, 4 जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून। तो ये अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको याद है हमने अपना जो लेक्चर 8 था, अगर आप देखे होंगे CSAT प्रैक्टिस सीरीज में, तो उसमें हमने जो है सबसे पहले जो है देखा था कैलेंडर्स में हमने देखा था फर्स्ट कि एक तो आपको रिलेटिव डेट वाला और एक ट्रू डेट वाला। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू डेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको आप बोलेंगे कि बनाएंगे कैसे, तो आपको याद होगा कि एक टेबल हमने बोला था आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस टेबल को याद करके जाते हैं तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जैसे हमने बोला था कि एक जो है आपको मंथ कोड याद रखना पड़ेगा, एक सेंचुरी कोड, और डे का तो आपको याद है, अगर संडे 0 लेंगे तो मंडे 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2 हो जाएगा, वेडनेसडे 3 हो जाएगा और आपका सैटरडे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है जून 2099, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए हमें डेट नहीं पता है, तो डेट को हम x मान लेते हैं, ठीक है, डेट को हम x मान लेते हैं। मंथ कोड बताइए क्या है, जून का क्या होगा, मंथ कोड हमने जानना है। हम ये आपको याद है, आपको हमने कैसे याद किया था, 033 035 614 625, हमने ऐसे याद किया था, स्टार्टिंग में 033, एंड में 035 और बीच में 614 625, ऐसे हमने कोड याद कर लिया था। और सेंचुरी कोड भी हमने लिखने सिखाया था, 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 और ऐसे 6420, ठीक है। तो 1600 और 2000 का जो कोड था दैट वाज 6, 1700 2100 का जो कोड था वो था 4, 1800 2200 का वो था 2 और 1900 2300 का था वो 0, ठीक है। ये कोड सिर्फ आपको याद करके जाना था अगर आप पे अगर ट्रू डेट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है।
इसको हम लोग एक और मेथड से भी बनाएंगे, लेकिन अगर आपको ये मेथड पता था तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब हम ये तो डिस्कस हो गया, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए हमने मान लिया है कि डेट हमें नहीं पता है कि कौन से डेट को जो है संडे होगा, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। उसके बाद मंथ कोड क्या होगा बताइए, जून का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 4 लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ईयर क्या हो जाएगा, ईयर आपका 99 है तो यहाँ 99 लिख देंगे, 2099 तो ईयर हम लोग लिखते हैं जो लास्ट का 2 डिजिट होता है दैट इज 99। लीप ईयर्स कितना होगा, सिंपली 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। तो बताइए 99 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 एंड 1 आपका जो है 19 एंड 4 4 ज़ा 16, यानी आपका 24 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, 24 लीप ईयर्स होगा। अब बताइए सेंचुरी कोड क्या है, 2000 चल रहा है, 2000 से 2099 तक हम लोग क्या बोले थे, आपका कोड जो है वो 6 होगा, तो यहाँ हम लोग 6 लिख दिए और इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या है कि विच डेट विल बी संडे, तो संडे होने के लिए आपको क्या कोड होना चाहिए, याद है आपको संडे के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तभी आपका संडे होगा। तो चलिए हम लोग सबको पहले देख लेते हैं, पहले सबको हम लोग डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल रिमाइंडर्स लिखते हैं। तो x का तो x ही लिख देते हैं, अभी 4 को 4 लिख देते हैं। 99 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए, 7 1 ज़ा 7 और आपका 29, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं। 24 को डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर 3 एंड 6 तो 6 ही है, तो डिवाइड करते हैं इसको 7 से। देखिए 4 + 3 7 हो गया, तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। 1 + 6 7 हो गया, इसका भी रिमाइंडर 0 हो गया, तो बच गया आपका x/7। अब आपको रिमाइंडर चाहिए 0, रिमाइंडर ध्यान रखिए आपको रिमाइंडर चाहिए 0, तो x का क्या वैल्यू ऐसा हम लोग पुट करें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे, आपके पास ऑप्शन था 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली 4 डिविजिबल नहीं है 7 से, रिमाइंडर 4 हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, 6 में 6 हो जाएगा, तो एक ही बचता है वैल्यू दैट इज 7। 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी डेफिनेटली आपका x का वैल्यू जो है वो क्या है 7, यानी वो दिन कौन सा होगा 7 जून 2099, यानी 7 जून 2099 को डेफिनेटली संडे होगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोड को जानते आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और इजीली 2.5 नंबर्स जो है वो आपको मिल सकता था। अगर आपने इस तरीके से आपको नहीं बनाता था तो आप एक थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो आपको याद है हमने जो रिलेटिव डे वाला क्वेश्चन बनाया था कि आपको एक सर्टेन कोई डेट है उस दिन बता देगा कि ये दिन है, तो बताइए इस दिन जो है वो कौन सा डे रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आपको पता है आपने 5 जून को 2022 को आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और उस दिन वो कौन सा था, संडे था। ठीक है, अब देखिए 5 जून 2022 से लेके आप 5 जून 2099 तक बता सकते हैं कितना डे होगा, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ईयर देखिए कितना है, 22 से 99 यानी आपका 77 साल है, 77 ईयर्स है। अब देखिए इसमें कुछ साल तो नॉर्मल ईयर्स होगा जिसमें 365 डेज होगा और कुछ जो है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हम लोग लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 77 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो 77 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 37 और 19, यानी आपका 19 जो है 19 लीप ईयर्स होगा और आपका नॉर्मल ईयर्स कितना हो जाएगा 58, क्योंकि टोटल 77 है। ठीक है, तो आपका हो गया 58 नॉर्मल ईयर्स। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, 5 जून 2022 को हमें पता है संडे है, तो आगे कितना दिन होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। हमें पता चल गया कि लीप ईयर कितना है 19, तो हम लोग 19 इंटू क्या लिख सकते हैं 366 और हम लोग क्या लिख सकते हैं 58 इंटू क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल ईयर्स का कितना हो गया 365, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 जून को जो है वो कौन सा डे है। हमें अगर 5 जून पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि और कितना आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे कि हमारा संडे आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 19 इंटू 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो 19 इंटू 2 लिख देते हैं और 58 इंटू 365 है, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1, तो 58 हो गया, तो 58 डिवाइड बाई 7, अगर 7 यहाँ से करते हैं देखिए 19 2 38 होता है और 7 5 35 होता है, तो यानी रिमाइंडर बचा 3 और 7 8 56 होता है, तो रिमाइंडर बचा 2, यानी आपका आ गया यहाँ पर 5/7, यानी रिमाइंडर आ गया 5। यानी 5 जून अगर संडे है तो आप 5 दिन और आगे बढ़ जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि 5 जून 2099 क्या था। तो अगर हम लोग ये संडे था तो 5 दिन आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया फ्राइडे, यानी 5 जून 2099 जो है वो फ्राइडे है। तो आपसे पूछ रहा है कि संडे कौन सा दिन होगा, तो सिंपल क्या है 2 दिन आगे आप बढ़ जाइए, तो क्या हो गया 6 नहीं 7 जून जो है वो आपका संडे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, कोई भी तरीका आप फॉलो करते। अगर आपने वो लेक्चर देखा होता तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना के आते और ये बहुत ईजी पिकिंग्स था। इस तरह के क्वेश्चन से ही आप CSAT क्वालिफाई करते हैं।
जो टफ क्वेश्चंस होता है वो किसी से नहीं बनता है, ठीक है। वो अगर आप उस पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि उस क्वेश्चन की वजह से आपका सीसैट नहीं निकला। ईजी क्वेश्चंस जो रहते हैं उसको आपको खोजना पड़ेगा, वो थ्रू प्रैक्टिस होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, आपसे बन सकता है, उसमें दिमाग लगाना चाहिए। और वैसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में इजी लगेंगे, लेकिन आप उसमें जो है फंस जाएंगे और आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका डेफिनेटली आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस, ठीक है, अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स। देखिए हमने देखा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया था कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, किसी को हेड स्टार्ट मिला है, तो बताइए कितने टाइम में उन्होंने रेस कवर करना है। लेकिन हमने सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चंस जो है वो नहीं देखा था। लेकिन सर्कुलर ट्रैक्स वाले क्वेश्चंस यूपीएससी अब पूछने लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सीसैट का लेवल थोड़ा सा हर साल थोड़ा सा आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब आपको भी क्या करना है कि हम तैयारी भी जो है वो हल्का सा ऊपर लेके चलना है। अगर आप सीसैट का तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत कैट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कैट का तैयारी तो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल आपको कैट की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है, आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपको थोड़ा सा बेसिक लगेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो टफ लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए सर्कुलर ट्रैक्स का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रैक ही जैसा होता है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्कल में हो जाता है तो लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई जो है एक 3 किलोमीटर का रेस दौड़ने वाले हैं और सर्कुलर कोर्स जो है उसका लेंथ 300, मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक है आप बोल सकते हैं, इसका लेंथ जो है वो 300 मीटर, मतलब इसका सरकमफेरेंस जो है वो 300 मीटर है। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्स और वाई जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे दौड़ना मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे, ठीक है। सर्कल के ऐसे चलेंगे, मतलब आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज दोनों दौड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि इनका स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। अब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग अपने मतलब सुविधा के हिसाब से इनका स्पीड कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे देखिए मीटर्स में दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानते हैं, इनका स्पीड अगर हम लोग 3 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड भी मान सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का रेशियो 3:2 दिया हुआ है हमारे आसान के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास दी अदर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने का चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हम लोग, ये तो रेस स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या होगा ऐसा देखते हैं हम लोग। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम टी, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था तो जो एक्स है वो फास्ट दौड़ा है तो एक्स आगे निकल जाएगा, कहीं एक्स आगे निकल जाएगा और वाई जो है वो कहीं पीछे रह जाएगा, ठीक है। एक्स आगे निकल चुका है और वाई जो है वो कहीं पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है। अब एक्स क्या है कि एक्स घूम के इसको फिर से वाई को कैच कर लेगा क्योंकि एक्स का स्पीड ज़्यादा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये कैचिंग का क्वेश्चन है जो हमने रिलेटिव स्पीड में पढ़ा था। अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर x देखिए क्या हो रहा है, x और y स्टार्ट कर रहे हैं और x का स्पीड ज़्यादा है, तो यानी क्या है कि x ये 300 मीटर घूम कर फिर y को पकड़ना चाह रहा है, यही तो हो रहा है ना फाइनली। तो यानी हम इसको ऐसा करते हैं, इस सर्कल को हम ओपन कर देते हैं, इस सर्कल को आप, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, y यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x जो है यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच का ये जो सर्कल हमने ओपन किया, जो ये कितना है, ये 300 मीटर का हो गया, ठीक है। यानी ये इनिशियल से, अब यही जो है x अगर 300 मीटर घूम के आएगा तो y को पकड़ लेगा, यानी एक्स्ट्रा x को 300 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा y को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, रिलेटिव स्पीड का जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनके बीच का सेपरेशन 300 मीटर है, तो बताइए कि कितने टाइम के बाद वो मीट कर जाएंगे। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसका क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो है सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये 30 से मूव कर रहा है और ये 20 से, तो इनका जो रिलेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका हम लोग लिख सकते हैं 300 मीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड, यहाँ पर 30 सेकेंड्स के बाद जो है वो x जो है वो y को पकड़ लेगा, ठीक है। अब जहाँ पे भी पकड़े वो हम लोग को नहीं मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर कहीं उसने यहाँ पर कैच किया, ठीक है, इस पॉइंट पे कैच किया और x और y फिर से साथ हो गए हैं। अब क्या हो रहा है, x फिर से इसको, अब x मतलब ऐसा समझिए जैसा स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल वैसा सिचुएशन बन गया। फिर से x को 300 मीटर घूम के y को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन जो है नेक्स्ट बार ये कब होगा, 30 सेकेंड्स पे हुआ था, तो नेक्स्ट बार फिर कब होगा, 60 सेकेंड्स पे होगा, फिर कब होगा, 90 सेकेंड्स पे होगा। तो ऐसे सो ऑन चलते रहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि रेस का जो टोटल लेंथ है दैट इज 3 किलोमीटर, यानी हम लोग मीटर में लिखे तो 3000 मीटर है, 3000 मीटर है। अब बताइए रेस जीतेगा कौन।
एक्स का स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी वही रेस कंप्लीट करेगा, वही रेस जीतेगा। तो 3000 मीटर सबसे पहले वो कवर करेगा। अब उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और 3000 मीटर उसको कवर करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 3000 डिवाइडेड बाई 30, तो यानी कितना होगा? 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स में रेस खत्म हो जाएगा, मतलब 100 सेकेंड्स में एक्स जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा। तो 100 सेकेंड्स में देखिए आपका जो मीटिंग हो रहा है वो कब कब हो रहा है? 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स, और उसके बाद तो रेस खत्म ही हो जाता है। तो यानी कितनी बार मिल रहा है? 100 सेकेंड्स में रेस खत्म हो जा रहा है, लेकिन मिल कितना रहा है? 30, 60 एंड 90, यानी 3 बार। तो 3 बार जो है ये मिल रहे हैं, मतलब वन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं एक दूसरे के थ्रू। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बस सर्कल में क्या होता है कि सेम चीज़ होता है, सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन बस होता है कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये सिंपल वही कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का जो हमने पढ़ा है, या रेसेस में जो कंसेप्ट लगता है सेम वही लगा है। बहुत बार क्या होता है कि दो रेसर जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपका सेम कंसेप्ट लगेगा कि दोनों का स्पीड एड अप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव, जैसे यहाँ पर x इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, y इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अगर दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो इस केस में क्या होता है कि दोनों का स्पीड एड अप हो जाता है, और फिर उस हिसाब से आपको टाइम निकालना रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको अब देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज मतलब सीसैट में इस तरह का क्वेश्चन जो है अब आने लगा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं जो कि आपसे बन जाता और आपने बनाया भी होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था क्या वो फ्रूटफुल हुआ, क्या वो यूज़फुल हुआ, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए अगेन बहुत इजी है। क्यों इसको इजी क्यों है? क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था, आपको याद है, जहाँ पर हमने ट्रेलिंग जीरोस का कंसेप्ट देखा था, याद है? तो उसमें हम लोग एक लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे कि आपको कोई फैक्टोरियल दे दिया है, जैसे 29 फैक्टोरियल दे दिया गया है, तो उसमें 2 का हाईएस्ट पावर हम लोग निकालते थे और 5 का हाईएस्ट पावर निकालते थे, और दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका हम लोग हाईएस्ट पावर निकालते थे, जो कम रहता था वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर होता था, और इतना ही ट्रेलिंग जीरोस होता था। यही कंसेप्ट हम लोग आते। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी फैक्टोरियल में आपको किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको हाईएस्ट पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल जनरलाइज कर देते हैं। अगर आपका फैक्टोरियल ऐसे दिया हुआ है, एफ फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के चीज़ को, इसमें अगर किसी भी प्राइम नंबर का हमको, जैसे प्राइम नंबर पी मानिए, प्राइम नंबर पी का अगर हमको जो है हाईएस्ट पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? याद है आपको? एफ बाई पी, ठीक है, उसके बाद होता था एफ बाई पी स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक आपका जो है डिविडेंड जो है वो डिविजर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। और एक तरीका हम लोग कैसे बनाते थे, जो एफ है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते चल जाते हैं पी से। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला, इसको भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग करते क्या थे, एफ को जो है पी से डिवाइड करते जाते थे, जो क्वेश्चन आता था फिर से पी से डिवाइड करते थे। जब क्वेश्चन छोटा हो जाता था तो उस केस में हम लोग छोड़ देते थे और सारे क्वेश्चंस को ऐड कर देते थे। यहाँ पर अब देखिए क्या है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू अप टू 3 इंटू 2, यानी आपका बेसिकली 15 फैक्टोरियल दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर m इंटू n, और जहां m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी आपसे पूछ रहा है कि 3 जो प्राइम नंबर है इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 15 फैक्टोरियल में। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका 15 है इंटू 4, अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, इसको इरेज कर लेते हैं, अगर इसको समझने की कोशिश करें आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 15 है, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो देखिए 3 कहाँ आता है, सबसे पहले 3 में कितनी बार आता है, एक बार। 6 में कितना आता है, एक बार। 9 में आता है कितना, 2 बार, ठीक है। उसके बाद कितना, 12 में एक बार, ठीक है, 12 में एक बार। उसके बाद 15 में एक बार। इसके अलावा और कहीं आता है, देखिए अगर आप देखेंगे कहीं नहीं आता है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1, यानी आपका जो है 3 का हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर m का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते थे, और डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करिए, देखिए आपका क्या है, 15 फैक्टोरियल है, 15 फैक्टोरियल है, यानी आपका f का वैल्यू अगर हम लोग मान लिए 15, तो सबसे पहले 15 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो आपका क्या आता है, क्वेश्चन 5। फिर 5 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो आपका क्वेश्चन कितना आता है, 1। देखिए 1 जो है अब 3 से छोटा है तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 क्या आ गया आपका 6, तो यानी आपका हाईएस्ट पावर जो है 3 का प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 6। अब आप ये किसी भी प्राइम नंबर के लिए लगा सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे 2 का निकालना होता, अगर 15 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर निकाली, तो कैसे करेंगे, सिंपली 15 को डिवाइड करिए 2 से, तो कितना हो गया, पहले आपका हो गया 7 × 14, फिर 7 को किया 2 से तो आपका 3 6, ठीक है। उसके बाद 3 को किया 2 से तो आपका आ गया 1, तो यानी आप 7 + 3 + 1 यानी कितना हो गया आपका 11, यानी 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो 11 हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग किसी भी प्राइम नंबर का किसी भी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं, और ये कंसेप्ट हमने देखा था कहाँ,
फैक्ट जब हमने देखा था ट्रेलिंग जीरोज निकालने। ट्रेलिंग जीरोज में क्या होता है, आपको पेयर ऑफ 2 और 5 चाहिए रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि किसका पावर कम है, क्योंकि आपको एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए जीरो लाने के लिए। तो जैसे अगर 2 कम है तो जितना 2 है उतना ही आप जीरो ला पाएगा, अगर 5 कम है तो जितना 5 है उतना ही आप जीरो ला पाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हमने देखा था और सेम इसी कंसेप्ट पर आप पर बेस्ड क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट पर भी बहुत सारा क्वेश्चन किया था और ये इवन हम लोग सीसैट का शॉर्ट्स भी आता है हमारे चैनल पे, उस पर भी हमने सॉल्व किया। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इस तरह के कुछ, और इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो इसी कारण आपको ध्यान रखना है कि कुछ चैप्टर्स को आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है। जैसे एक है नंबर सिस्टम, एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर आपका जैसे परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उम्मीद करिए कि अगले साल पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ 7 चैप्टर्स हैं जो कि आपके क्वांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 चैप्टर्स अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपको ना ही रीजनिंग पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ेगा और ना ही कॉम्प्रिहेंशन पे, और क्वांट में आप जानते हैं कि अगर आप ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली कंफर्म आंसर मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, There are 9 cups placed on a table arranged in equal numbers of rows and columns। देखिए जब भी इक्वल 9 कप्स है बोल रहा है, और बोल रहा है कि इक्वल रोज और कॉलम्स है, मतलब बेसिकली 3 into 3 का मैट्रिक्स होगा तभी आपका इक्वल रो और इक्वल कॉलम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 6 कप कंटेन्स कॉफी एंड 3 कप्स कंटेन टी, यानी हम लोग जो है 9 कप्स है टोटल, तो जो कॉफी कंटेन करते हैं उसको हम लोग सी से दिखा देते हैं, तो यानी कितने हो गए 6, ठीक है 6। सब आइडेंटिकल कप्स हैं एकदम, बिल्कुल ये बात का ध्यान रखिए कि सारे कप्स जो है वो आइडेंटिकल्स हैं, और जो आपके टी है जिसमें उसको हम लोग दिखा देते हैं टी से, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी, ठीक है। अगर हर रो में 1 कप ऑफ कॉफ़ी होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग वैसा निकाल लेते हैं कि जिसमें एक रो में एक भी कॉफ़ी ना हो, ठीक है। कैसे देखिए, हमने क्या कहा 3 into 3 का अरेंजमेंट है, मतलब मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आपका 9 कप्स है और रो और कॉलम सेम होना चाहिए, तो ऐसा अरेंजमेंट है। देखिए ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखिए वैसा हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले कि जिसमें एक कॉलम में एक भी कॉफी ना हो, ठीक है, यानी सारे जो आपके पास तीनों टी हैं वो हम लोग एक रो में डाल देते हैं, एक रो में डाल देते हैं। तो अगर एक रो में हम लोग जैसे यहाँ पर टी हमने डाल दिया, ठीक है, तो आपके पास जो 6 कॉफी बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। एक और ऐसा केस हो सकता है कि ऐसे ही हमने फिर बनाया ऐसे 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 ऐसे, टी यहाँ डाल दिया, टी यहाँ पर हमने रख दिया, तो यहाँ कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, यहाँ कॉफ़ी 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 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कॉफ़ी 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 और लास्ट में टी टी, यानी ऐसा अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट्स जिसमें एक रो में एक भी कॉफ़ी ना हो, वैसा कितना है आपका टोटल, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3, ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल 3 अरेंजमेंट है। अब अगर हम आपको बोलते कि ये 3 अरेंजमेंट को अगर हम लोग टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट से हटा दें तो हम लोग को डेफिनेटली वैसा ही अरेंजमेंट मिलेगा जिसमें हर रो में एटलीस्ट एक कॉफ़ी तो होगा ही, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो अब टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास कितने, देखिए हमने परमुटेशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर आपको याद है मिसिसिपी का एग्जांपल हमने लिया था, या फिर वैसे वर्ड्स का लिया था जिसमें 2-3 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ का हम लोग अरेंजमेंट कैसे करते थे, सबसे पहले हम लोग टोटल कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी रिपीटिंग कैरेक्टर्स है उससे हम लोग डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर देखिए कप 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 यानी 6 सी मान सकते हैं और 3 टी है, तो टोटल आपके कैरेक्टर्स कितने हो गए 9, यानी इसका क्या हुआ 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक जैसे कितने हैं आपके 6 हैं, तो डिवाइड कर देंगे 6 फैक्टोरियल से, और 3 जो है वो एक तरीके के हैं तो इंटू कर देंगे 3 फैक्टोरियल। इसका टोटल पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल तो कट गया, और 3 2 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, तो 3 3 9, 3 2 2 4, तो 4 3 अगर आप 12 करेंगे और 7 2 14, यानी आपका 84 हो गया टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। मतलब अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहे तो आप 84 वेज में जो है इन कप और टीज को अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें से हमने देखा वैसा 3 अरेंजमेंट हैं जिसमें एक रो में एक भी कॉफ़ी नहीं है, तो इनको हम लोग हटा देते हैं। ये हमें हटा देना है क्योंकि हमें चाहिए कि हर रो में एटलीस्ट एक कॉफ़ी रहे, तो इन 3 अरेंजमेंट को हम लोग हटा देते हैं। तो अगर 3 को हटाते हैं तो कितना हो गया 84 से -3 कर देंगे तो आपका सही आ जाएगा 81, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे रियलाइज करें कि ये सब चीज़ हमने पढ़ा था, परमुटेशन में पढ़ा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, मिसिसिपी था, फिर जैसे अरेंजमेंट वर्ड है, अरेंजमेंट वर्ड है आपका ARRANGEMENT,
MENT, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारे रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं, R है, रिपीटिंग A है, E है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो होता है इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल कैरेक्टर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाता है। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर, अगेन देखिए इस तरह का क्वेश्चन, अगेन देखिए होता क्या है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बेसिक लगता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, याद है आपको, ऑक्टागन वाला, ऑक्टागन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि आप पॉसिबल डायगोनल्स कितने बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ये बेसिकली किसका क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन का, कि आप किसी भी दो साइड को जोड़ लें, ठीक है, तो आपका जो है एक डायगोनल बन जाएगा, एक्सेप्ट अगल बगल वाला, एडजेसेंट वाला साइड्स को हम लोग माइनस कर देते थे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आता था। यही चीज़ हम लोग यहाँ करें, देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दे रहा है 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपको क्या कर दिया है कि 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो है सर्कल पे बना दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हम लोग जो है सर्कल बना लेते हैं पहले, फिर हम लोग देखते हैं 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट कैसे बनाएंगे। ये हो गया सर्कल, पहला आपका ये एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर आपका यहाँ, 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 और ऐसा बन गया, ठीक है। सबको नेम दे देते हैं A B C D E F G H, ठीक है। आपसे एक 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो है वो सर्कल आप पर आपको मिल गया। अब आपको बोला जा रहा हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स कितने हैं, कपल जो मतलब पेयर्स ऑफ पॉइंट होंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं। देखिए A और E है, तो एक तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका D और H है, ये बन गया। उसके बाद आपका क्या है, B और F है, ये बन गया, ठीक है। और आपका C और G, यानी बेसिकली आपका कितना है, 4। आपके पास ऐसे 4 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। तो किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, फिर से इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट, 1 2, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए किसी दो को हम लोग देते हैं, अगर हम लोग इसी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स था, इसको हम लोग कर देते हैं A B C D E F G एंड H, ठीक है। अब देखिए C और G को हमने ज्वाइन कर दिया, तो बताइए ये एक सेमी सर्कल बन गया दोनों। और आपको पता है कि सेमी सर्कल में अगर आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को एज अ वर्टिसेस लेकर अगर आप कोई भी पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं, सेमी सर्कल के सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। यानी अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब राइट एंगल होगा, और उससे जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इवन बी को भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पर तो भी ये राइट एंगल ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक सेगमेंट पे कितना ट्रायंगल्स पॉसिबल है आपको, अगर और एक सेट ऑफ डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स हमने लिया है, तो एक सेगमेंट में 3 है, वैसा ही जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो यानी अगर हम लोग दो ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को लेते हैं तो उस केस में कितना ट्रायंगल्स आपका निकल के आता है, टोटल 6। और वैसा कितना पेयर्स बन सकता है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स का, तो वो है आपका कितना, 4। तो यानी कितना हो जाएगा, 6 × 4 यानी 24 ट्रायंगल्स जो है आप बना सकते हैं, जो कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट बस आपको मेंसुरेशन या ज्योमेट्री का आप बोल सकते हैं पता होना चाहिए था कि आप जो भी एंगल एक सेमी सर्कल में बनाते हैं वो राइट एंगल, वो आपका राइट एंगल होता है, और जो ट्रायंगल बनता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आपको अगेन, दिस इज हमने पढ़ा था परमुटेशन में। परमुटेशन में हमने स्पेसिफिकली ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको कुछ सर्टेन डिजिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो उससे जितने भी आप नंबर बनाएंगे तो उन नंबर का जो है आपको टोटल सम निकालना रहता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपको डिजिट दे दिया था हमने 2 4 5, ठीक है, तो इससे 2 4 5 को मिला के आपको जितने भी पॉसिबल, जो कि आपका कितना होगा, अगर आप करेंगे तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 नंबर्स बनेंगे, तो 6 नंबर्स जो बनेंगे उनका सम आपको निकालना रहता था, जो भी नंबर बनेंगे 2 4 5 4 2 5 5 4 2, ठीक है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, जो भी आपके जितने भी डिजिट्स हैं n, उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते थे, तो n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू सम ऑफ डिजिट्स और इनटू 1 1
अप टू n टाइम्स। ये हमें पता था कि अगर हम लोग को कोई डिजिट दे दिया गया है और उसे नंबर बनाने दिया जाए और उस नंबर का सम अगर हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम देख के गए थे। आपको ये वाला क्वेश्चन 2021 में भी इससे पूछा गया है, इसी कारण मैंने इस फॉर्मूला को स्पेशली हाईलाइट किया था, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग वाले तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग है तो बहुत चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है। और अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया। अब इसमें क्या है देखिए, ए बी सी रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। यहां पर आपको दे दिया गया है ए बी सी जो है वो 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय ए बी सी। अब ए बी सी को लेके आप ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हैं, बेसिकली 3 फैक्टोरियल नंबर्स बनेगा, यानी 6 नंबर्स बनेगा। विदाउट रिपीटेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। अब आपसे बोल रहा है जो x जो बेसिकली सम है, जितने भी नंबर्स आएंगे उसका मिनिमम 4 डिजिट वैल्यू, जो अगर 4 डिजिट वैल्यू होता है तो वो उसका वैल्यू होता है 1332। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपका सम कब मिनिमम आएगा, जब हम लोग सबसे छोटा डिजिट लें। तो आपको सबसे छोटा डिजिट अगर लेना है, ए बी सी आपके पास 3 डिजिट है और आपको सबसे छोटा डिजिट लेना है, तो आप क्या ले सकते हैं, जीरो तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो ले रहा है। तो सबसे छोटा क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, ए हम लोग 1 ले लें, A1 ले लें, B2 ले लें और C3 ले लें। इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अब हम लोग निकालते हैं कि इसका पॉसिबल बताइए कि आपका सम कितना होगा। अगर इससे 1 2 3 यूज करके हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो जितने भी नंबर्स आएंगे उनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग बैठाते हैं n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n कितना है 3 है, तो 3-1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, यानी बेसिकली 2 हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स करिए, तो सम ऑफ डिजिट्स करिएगा तो 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, एंड 1 1 अप टू n टाइम्स। n मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा 1 1 1, 3 बार 1। अब आप इसको देखिए तो 2 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इंटू 1 1 1, यानी आप करेंगे 1 1 1 × 12, तो देखिए 2 2 2 1 1 1, तो 2 3 3 1 3 3 2, यानी ये डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट सही है कि अगर हम लोग ए और बी और सी का मिनिमम वैल्यू लेते हैं और उससे जो भी नंबर्स हमारा बनता है उसका हम लोग सम लेते हैं, तो हमारा जो सम आएगा दैट विल बी 1332, और वो 4 का लीस्ट, मतलब इससे कोई भी हम लोग अगर नंबर, जैसे हम लोग एक नंबर ले लेंगे 1 2 4, अगर हमने डिजिट्स 1 2 4 ले लिया तो उसका सम डेफिनेटली 1332 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यानी 1332 जो है वो मिनिमम सम हो गया अगर हम लोग ए बी सी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लें। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब क्या है, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 888। ये स्टेटमेंट बताइए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही a b और c का मिनिमम वैल्यू ले लिया। अब a और b c का मिनिमम वैल्यू लिया तो उस केस में जो सम कितना आ रहा है आपका 1332, तो यानी 888 तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने जो सबसे छोटा नंबर लिया है और उससे जितने पॉसिबल नंबर्स बने हैं उसका जो हमने सम निकाला है वो 1332 के बराबर है, यानी 888 तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। तो यानी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है सिर्फ, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा। अगेन ये कंसेप्ट आपने अगर पढ़ा था, अगर आपने सॉल्व किया होता, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो ये परमुटेशन का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि परमुटेशन से कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चन आया है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन हमने जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसने हमने जब काउंटिंग सीखा था कि हम कैसे पॉसिबल काउंटिंग कर सकते हैं, तो वैसा ही एक क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया। यहाँ पर ए बी सी जो है 3 प्लेसेस है, ठीक है, 3 डिफरेंट रोड्स है। ए टू, यहाँ से अगर देखेंगे ए है एक प्लेस, एक बी है, एक सी है। ए से क्या है कि 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, यानी 1 2 और 3 रोड जो है वो ए से बी आप जा सकते हैं। और बी से सी जो है 4 डिफरेंट रोड्स हैं, यानी यहाँ से बी से सी आपके 4 डिफरेंट रोड्स हैं, ठीक है। और क्या है आपके ए टू सी जो है वो भी 3 डिफरेंट रोड्स, यानी मतलब आप डायरेक्टली ए टू सी जा सकते हैं 3 तरीके से, ठीक है। हम लोग 3 तरीके से जा रहे हैं, 3 तरीके से हम लोग सी डायरेक्टली जा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिफरेंट वेज क्या है ए से सी जाने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हमने काउंटिंग सीखा था कि जब 2 इवेंट जो हैं साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और जब 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, या तो ये होगा या तो वो होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, एडिशन। ये हमने सीखा था। अब देखिए अगर आप ए से सी जा रहे हैं वाया बी, ए से सी जा रहे हैं वाया बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी से सी जाना पड़ेगा। यानी इस दौरान आपका क्या होगा, 2 साइमल्टेनियस इवेंट होगा, ए से बी जाना और बी से सी जाना। तो ए से बी आप कितने तरीके से जा सकते हैं, 3 वेज।
बी से सी आप कितने तरीके से जाते हैं, 4 वेज। तो यानी अगर आपका टोटल पॉसिबल डिफरेंट वेज फॉर गोइंग ए टू सी वाया बी कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और अगर हम लोग डायरेक्टली जाएं तो हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका। तो यानी हम लोग लिख देंगे या तो हम लोग ए बी होते हुए जा सकते हैं, या तो सी ए से सी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यानी 12 और प्लस हो जाएगा, प्लस यानी आपका 3, यानी टोटल आ जाएगा 15 वेज। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है अपने लेक्चर 1 में हमने, अगर आपने देखा होगा सी सैट प्रैक्टिस सीरीज में, तो 15th नंबर लेक्चर जो था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था, और बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपके सी सैट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या नंबर सिस्टम या परसेंटेज, या फिर आपका जो भी रिलेटेड, जैसे हमने स्पीड डिसीजन टाइम भी देखा कि बेसिकली वो रिलेटिव स्पीड का ही क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ अगर आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए, तो आप सी सैट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब ऐसा सीरीज जो है ये कंटिन्यू चलेगा, और इसके बाद जो है आप जो है इस सीरीज को देख सकते हैं, ये आपको फायदेमंद होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर पूरा फ्री इनिशिएटिव है, इसको आप देख के अपना जो है आप इससे अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।